नोट्स कैसे लग रहे हैं? नोट्स अच्छे हैं सर। अच्छे है सर। सर काफी ऑर्गेनाइज्ड है, अच्छे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक्चुअली ना पहले हम कॉपी के ऊपर नोट्स बनाते थे, उसके बाद ये प्लानिंग हुई कि सबको देते हैं नोट्स। अभी नोट्स डिजिटली बनाना पड़ता है। चलिए मेरे दोस्त, सबसे पहले यहां पर इसको कट कर लो। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ये एक्चुअली आपका सेशन नंबर 9 है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्लास नंबर 9, क्योंकि क्लास नंबर 8 हमने कल ही करी थी एंड दैट इज योर रिविजन क्लास। एक स्पेसिफिक क्लास मैंने ली थी लगभग 90 मिनट की, जिसमें मैंने आपको पूरे 7 के 7 लेक्चर्स ऑफ इकोनॉमिक्स को रिवाइज कराया। तो आज की क्लास में मैं वापस से आपको 7 लेक्चर रिवाइज नहीं कराने वाला। किसी भी बच्चे को अगर रिवीजन में दिक्कत है, मैं फिर कह रहा हूं वो रिकॉर्डिंग सेशन जाकर देख लेना। ठीक है, एंड जो भी बच्चे मेरे सेशन की रिकॉर्डिंग मांगते हैं, एक बात आप ध्यान से सुन लो, मैंने आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो ऑटोमेटिक प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड हो जाती है, तो वहां पे जाके आप एक बार चेक कर लिया करो। ठीक है, हाँ जी, यस सर। क्लियर है सभी को? चलिए, तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सर विल स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन। याद रखना, प्लानिंग कमीशन को ही आप नीति आयोग कहते हो। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त। प्लानिंग कमीशन को ही आप नीति आयोग के नाम से भी जानते हो। ठीक है, क्लियर यस है भाई सर। सभी को? यस सर। सर हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन। इसके बाद मेरे दोस्त हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ FYP, दैट इज 5 ईयर प्लान। कंसेप्ट ऑफ FYPs। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ FYP। उसके बाद मेरे दोस्त हम डिस्कस करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। उसके बाद मेरे दोस्त हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, फर्स्ट FYP, दैट इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान। मैं डायरेक्टली आपको वो पॉइंट्स लिखवाऊंगा जहां से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और उसके बाद मेरे दोस्त हम डिस्कस करेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान। मैं फिर कह रहा हूं ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसेप्ट की ये हमारी थर्ड लास्ट क्लास है। व्हाट आई सेड, कंसेप्ट की ये हमारी थर्ड लास्ट क्लास है। ठीक है, जैसे आप लोग सेकेंड लास्ट बोलते हो, है ना, या लास्ट क्लास बोलते हो, या थर्ड लास्ट बोलते हो, उसी तरीके से। इसके बाद हमारा कंसेप्चुअल इकोनॉमिक्स में बचेगा बजट। थोड़ा बहुत हम टाइप्स ऑफ मनी और मनी के बारे में देखेंगे, और ये बेसिकली ये सारी चीजें हम देखेंगे आरबीआई के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे आरबीआई के अंदर, एंड थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो इकोनॉमिक्स की आप मान के चलो कंसेप्चुअल क्लास 3 एंड स्टैटिक क्लास 2, 5 क्लास के अंदर आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद सर हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, क्या यस स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सर। केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की भी आप मान के चलो लगभग आपकी 10 से 12 क्लासेस एंड केमिस्ट्री खत्म। चलिए सर, सबसे पहले आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ FYP पे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ FYP पे कोई भी बच्चा क्या मुझे बता सकता है? थोड़ा सा जनरल से दिमाग लगाना, ठीक है, जनरल दिमाग अपना यूज करना। सर 5 ईयर प्लान की बेसिक नीड क्या रही होगी, बताइए। सर सर 5 ईयर प्लान की बेसिक नीड क्या रही होगी? क्यों ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया? फिर अगले बताइए 5 साल में क्या सर अचीव करना है? जी। नेक्स्ट 5 ईयर में क्या अचीव करना है सर? ठीक है, बिल्कुल सही बताया सूबेदार साहब ने, गुड। सर मतलब जब आज़ादी हुई थी तब मतलब कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, तो मतलब ओके, पूरा प्लानिंग कमीशन इंक्लूडिंग आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने डिसाइड किया था एक प्लानिंग कमीशन बनाना है जिसमें 5 इयर्स करके हर एक टारगेट को अचीव करना है।
ओके, ठीक है, गुड। तो बेसिकली दोनों ही बच्चे हमें क्या बताना चाह रहे हैं सर? ये हमें बताना चाह रहे हैं कि जब हमारे देश के अंदर ब्रिटिशर्स का रूल था, ठीक है, ब्रिटेन का रूल था, अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी को भी अच्छे खासे तरीके से चौपट किया था। आपने सुना होगा कि सर भारत को एक टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। ये ब्रिटेन वाले आए, इन्होंने यहां से ना सिर्फ स्पाइसेस लूटा, ना सिर्फ हमारे ऊपर कब्जा किया, ना सिर्फ हमारी जमीन के ऊपर कब्जा किया, बल्कि सर खूब ढेर सारा पैसा भी ये यहां से इंग्लैंड लेकर गए, ठीक है। तो सर एक्चुअली जो हिस्ट्री ऑफ FYP है या 5 ईयर प्लान है, इसका सर सबसे बड़ा मोटिव था, ठीक है, कि इसको एक तरीके का प्रोसेस बनाया जाए ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी। की टर्म क्या है सर? एग्जामिनेशन में वो क्या पूछेगा सर? द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी, ठीक है। यानी आप सिंपल से यहां पर की टर्म लिखो। पॉइंट नंबर 1, सर हमें FYP की नीड पड़ी या FYP का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। FYP मींस, मैं यहां ब्रैकेट पे लिख दे रहा हूं, 5 ईयर प्लान। मैं वापस से कह रहा हूं मेरे दोस्त, 101% आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 101% आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। 5 ईयर प्लान। सर इसकी जरूरत क्या पड़ी? यहां पे लिखो नीड, ठीक है। उसके बाद एक एरो इस तरीके से बनाना, लिखो की पॉइंट सर फॉर रीबिल्डिंग द इकोनॉमी। मुझे बताना यहां पर किसकी इकोनॉमी की बात हो रही है? इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल सही, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, रीबिल्डिंग द इकोनॉमी, रीबिल्डिंग द इकोनॉमी। गौरव है क्या क्लास में? यस सर, प्रेजेंट। चलो गुड। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? फॉर रीबिल्डिंग द इकोनॉमी, ठीक है। ये बेसिकली मैं बात कर रहा सर हूं लगभग 1940s की। जी सर मतलब मेरा पता नहीं, नेट बैंड थोड़ा लो है, तो मैं रिस्टार्ट करके आ जाऊं क्या? एक्चुअली आप वो ओके, एंट्री नहीं देंगे ओके, बोल ठीक के है, मैं नहीं कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आओ, ठीक है, ओके सर। आराम से आओ। सर 1940s की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जब बेसिकली आपके इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। आप ध्यान से समझना, उस टाइम पे देश के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितने भी उद्योगपति थे, ठीक है, उन्होंने सर एक प्रपोजल तैयार किया। यानी आप सिंपल समझो, एक सर फाइल तैयार करी, जिसमें उन्होंने सारा का सारा आइडिया लिखा कि देखो ऐसा ऐसा प्लान है, हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। अब हमारा देश आजाद हो रहा है, ठीक है, अब हमारा देश आजाद होने वाला है या आजाद हो रहा है, तो हम ये चीजें कर सकते हैं अपने देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को रीबिल्ड करने के लिए, वापस इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो सर 1944 के अंदर, यानी कि 1944 के अंदर मेरे दोस्त ध्यान से समझना, ठीक है, याद रखना यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, यहां से मेरे दोस्त क्वेश्चन आया हुआ है। 1944 के अंदर मेरे दोस्त जितने भी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, ध्यान से समझना, जितने भी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सर इनकी एक कमेटी बनी, ठीक है। ये लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए और इन्होंने क्या किया सर? दे ड्राफ्टेड, ड्राफ्टेड मींस बनाया, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड लिख दे रहा हूं, दैट इज ड्राफ्ट। क्या मेरे दोस्त? सर क्या बनाया? ज्वाइंट प्रपोजल, यानी सबने मिलके, सबकी सहमति से एक ज्वाइंट प्रपोजल बनाया, एक प्रस्ताव को तैयार किया। ज्वाइंट प्रपोजल, या आप इसको प्रस्ताव भी कह सकते हो, संयुक्त प्रस्ताव, हिंदी मीडियम, संयुक्त प्रस्ताव, ठीक है। फॉर किस चीज के लिए मेरे दोस्त? किस चीज के लिए सर? फॉर सेटिंग अप अ प्लान्ड इकोनॉमी। आप इस तरीके से कह सकते हो कि सर एक प्लान्ड इकोनॉमी को स्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। किस लिए मेरे दोस्त? सर एक प्लान्ड इकोनॉमी को स्टेब्लिश करने के लिए। मुझे बताओ क्या यहां तक आपको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये की टर्म याद रखना, प्लान्ड इकोनॉमी। अब पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा?
मुझे बताइए इस प्लान को कहा क्या जाता है? एनीवन, किसी भी बच्चे को कोई भी आइडिया है? नो, कोई दिक्कत नहीं है। अब से याद रखना सर, इसी प्लान को कहा जाता है बॉम्बे प्लान। ठीक है, इसी प्लान को मेरे दोस्त कहा जाता है बॉम्बे प्लान। हाँ जी, याद रहेगा सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा। कोई पूछे सर बॉम्बे प्लान में क्या हुआ था, बॉम्बे प्लान क्या था, क्या हर एक बच्चे को याद रहेगा? Yes, sir. यस याद रखना, जो भी मैं आपको इसके अंदर पढ़ाऊंगा उसका कनेक्शन सीधा सीधा इस टर्म से होगा, सर रीबिल्डिंग द इकोनॉमी। इस टर्म को याद रखना है 5 ईयर प्लान में, प्लानिंग कमीशन में, या फिर आपके नीति आयोग के अंदर जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका संबंध डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रहेगा सर रीबिल्डिंग द इकोनॉमी। किसकी इकोनॉमी सर? इंडियन इकोनॉमी की यहां पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? यस सर। चलो, यस सर। याद रखना, जब हम 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ रहे हैं या FYP के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंप्लीमेंट द 5 ईयर प्लान। कोई भी बच्चा क्या मुझे उनका नाम बता सकता है? एनीवन? दादा भाई नरौजी। नो नो नो, दादा भाई नौरोजी कैसे आगे भाई? जवाहरलाल Sir, नेहरू। B.R. Ambedkar. नो, वो इंडियन नहीं है। ठीक है, वो इंडियन नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन। क्या बात कर रहा है यार मेरे भाई? नो। चलिए, उनका नाम लिख लो, जोसेफ स्टैलिन। ठीक है, उनका नाम आप लिख लो, जोसेफ स्टैलिन। जोसेफ स्टैलिन। ठीक है, जोसेफ स्टैलिन। आप स्टैलिन नाम से याद रखना, जोसेफ से याद रखोगे तो भूलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, जोसेफ स्टैलिन ने सर, ईयर भी याद रखना, 1928 के अंदर। कब? 1928 के अंदर इन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, या बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हो, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंप्लीमेंट द 5 ईयर प्लान। यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर या सेकंड 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट अभी आप अपने दिमाग में मत लेके आना, सिंपल समझो सर, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंप्लीमेंट द 5 ईयर प्लान। FYP की क्या करा था मेरे दोस्त? इंप्लीमेंटेशन इन्होंने की। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन कहां पर करी थी सर, वो भी याद रखना, सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन में से। हाँ जी, सोवियत यूनियन से किसी को भी कोई कंफ्यूजन? नो सर। वर्ल्ड मैप के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है, Yes, इसी sir. को शॉर्ट फॉर्म में सोवियत यूनियन भी कहते हैं, जिसको आज के टाइम पे आप बेसिकली रिलेट कर सकते हो सर रशिया से। ठीक है, आज के टाइम पे आप इसको किससे रिलेट कर सकते हो? रशिया से। याद रखना, रशिया एग्जैक्टली यूएसएसआर को रिप्रेजेंट नहीं करता, बिकॉज यूएसएसआर में आपके बहुत सारे देश थे। ठीक है, जब यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया, उसमें जो सबसे बड़ा लैंडमार्क बचा दैट इज रशिया। ठीक है, इसीलिए जब भी आप यूएसएसआर को मोटे मोटे तौर पे रशिया क्या देते, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या यूएसएसआर एग्जैक्टली रशिया है, द आंसर इज नो। जब आप यूएसएसआर बोलोगे तो जो 15 देश रशिया से टूटे थे, आपको उन्हें भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ जी, इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. बेसिकली मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, इंडिया ने, ठीक है, इंडिया ने मेरे दोस्त लॉन्च किया। इंडिया ने क्या लॉन्च किया सर? इंडिया ने बेसिकली सर लॉन्च किया सीरीज ऑफ 5 ईयर प्लान। ध्यान से देखना, क्वेश्चन इससे कैसे पूछेगा, स्टेटमेंट में आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं।
सीरीज ऑफ 5-year प्लान। ठीक है, कब स्टार्ट किया? कब स्टार्ट किया मेरे दोस्त? याद रखना सर, 1951 आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट आपको गिवन होती है, एक में लिखा रहता है इंडिया स्टार्टेड इट बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिया स्टार्टेड इट बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस मेरे दोस्त, बॉम्बे प्लान वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है 1944 के अंदर हुआ था, लेकिन सर आफ्टर इंडिपेंडेंस अ सीरीज ऑफ 5-year प्लान वाज स्टार्टेड। ठीक है मेरे दोस्त, अ सीरीज ऑफ 5-year प्लान वाज स्टार्टेड। तो यहां पे सर आपको क्या याद रखना है? आफ्टर इंडिपेंडेंस। मैं इसको रेड कलर से लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना, इंडिपेंडेंस। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, एसेशन Yes, रीजन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें आपसे रीजन में लिखा रहेगा कि इंडिया लॉन्च अ सीरीज ऑफ 5-year प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस टू बिल्ड इट्स इकोनॉमी एंड अटेन डेवलपमेंट। वहां पे मेरे दोस्त आपका रीजन भी करेक्ट हो जाएगा कि यस सर, आफ्टर इंडिपेंडेंस उसने शुरू किया था। किस लिए शुरू किया था सर? टू बिल्ड इट्स इकोनॉमी एंड अटेन डेवलपमेंट। ठीक है, बिल्ड इट्स इकोनॉमी, बिल्ड इट्स, मुझे बताना क्या मैंने जो आपको पहली लाइन लिखवाई थी आज के क्लास में, क्या ये दोनों पॉइंट उसी से रिलेट कर पा रहे हो आप? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखो सर, पहला पॉइंट क्या था? रीबिल्डिंग द इकोनॉमी। क्या यहां पर भी वही बात आ गई सर? टू बिल्ड इट्स इकोनॉमी एंड अटेन डेवलपमेंट। ठीक है, टू बिल्ड इट्स इकोनॉमी एंड अटेन डेवलपमेंट। ठीक है, एंड टू अटेन डेवलपमेंट। Yes, sir. मुझे बताना, स्टैटिक इकोनॉमिक्स की जो हमारी क्लास होगी वो मैं 2 ही क्लास लूंगा उसमें, लेकिन वो क्लासेस मुझे एज अ मैराथन लेनी है। तो कौन कौन सी टाइमिंग पे आप लोग बिल्कुल फ्री हो? ठीक है, वो मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैराथन इन दी सेंस लगभग 4 से 5 घंटे की वो क्लास होगी, तो स्टैटिक इकोनॉमिक्स आपका 2 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपके इकोनॉमिक्स के सपोज 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो स्टैटिक इकोनॉमिक्स से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। 5-year प्लान से आप मान के चलो कि सर 2 क्वेश्चन आपके आ ही जाएंगे। ठीक है सर, बजट, आरबीआई, टाइप्स ऑफ मनी, या आपकी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहां से मेरे दोस्त आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। कितना हो गया? 9 हो गया। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वहां से आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपका तोड़ है इकोनॉमिक्स का। ये ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस 1-2, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो यूपीएससी अभी तक फॉर्मेट फॉलो करती आई है वो यही फॉलो कर रही है। ठीक है, एंड अगर आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लेके चलना चाहते हो, वैसे तो देखो यूपीएससी के पेपर में एक्सपेक्टेशन लेके चलना बेवकूफी है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप स्ट्रैटेजी वाइज देखो तो मुझे लग रहा है कि स्टैटिक इकोनॉमिक्स से इस बार आपके 7 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स प्लस में इससे पहले हमने जितनी भी क्लासेस ली सर, जीडीपी हो गया, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हो गया, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, टाइप्स ऑफ आपका इकोनॉमी, एक एक चीज, उससे आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार के पेपर में। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर आप जनरल पैटर्न लेकर चलना चाहते हो तो जनरल पैटर्न आपका यही है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो जिस भी टाइमिंग पे आप लोग अवेलेबल रहोगे 4 से 5 घंटे पढ़ने के लिए, मुझे बता देना, क्योंकि जो आपका स्टैटिक इकोनॉमिक्स है ना, वो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंसेप्चुअल चीजें मैक्सिमम मैंने आपको करा दी हैं, कुछ चीजें बची हैं जो हम अपनी आने वाली 3 से 4 क्लासेस के अंदर कंसेप्ट वाला पोर्शन इकोनॉमिक्स का पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। सो डू इन्फॉर्म मी। ओके, चलो, इतना क्लियर है मेरे दोस्त? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, इतना क्लियर है Yes. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याद रखना सर, आइडिया ऑफ प्लानिंग, आइडिया ऑफ प्लानिंग ये अपने चरम सीमा पे जब था। सभी को चरम सीमा पता है?
हाँ जी, No, sir. अपने पीक पे कब था, अपने पीक पे कब था, इतना समझो सर। कौन सा वो टाइम पीरियड था जब आइडिया ऑफ प्लानिंग अपने पीक पे था? सर वो टाइम पीरियड था आपका 1940 से 1950 तक। याद रखना, मैंने यहां पर की टर्म यूज किया है प्लानिंग। कौन सा की टर्म यूज किया सर? प्लानिंग। इसको प्लीज याद रखना। इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. एवरीवन, चलिए अब आ जाते हैं मेरे दोस्त कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान के ऊपर। ठीक है सर, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान? इसको ध्यान से समझना। इसी के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बजट के बारे में बताऊंगा कि सर नॉन प्लान बजट क्या होता है, प्लान बजट क्या होता है। उसको फिलहाल के लिए आप याद रखना। बजट की हम अलग से क्लास करेंगे, लगभग 1.5 से 2 घंटे की, जिसमें मैं आपको पूरा बजट समझा दूंगा कि सर बजट निकलता कैसे है, कौन निकालता है, इसके बेसिस क्या है, किस राज्य को कितना पैसा मिलता है, वो कैसे यूटिलाइज करती है, घपला कैसे किया जाता है, घपला होता कैसे है। एक एक चीज मैं आपको बजट वाली क्लास के अंदर बताऊंगा। फिलहाल के लिए कंसेप्ट ऑफ एफवाईपी इसमें जो भी चीजें मैं आपको बजट से रिलेटेड लिखवाऊंगा उसको की पॉइंट डालकर लिख लेना। ठीक है, चलिए सर, कंसेप्ट ऑफ एफवाईपी हमसे ये कहता है कि सर जो आइडिया था 5 ईयर प्लान का वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। ठीक है सर, जो आइडिया था, आइडिया ऑफ एफवाईपी, आइडिया ऑफ एफवाईपी। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड से कोई आवाज तो नहीं आ रही? No, sir. Yes, sir. ठीक है सर, जो आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान था ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था। ठीक है सर, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था। सिंपल कैसे था सर, ध्यान से समझ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, GOI, दैट इज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो प्रिपेयर करेगी एक डॉक्यूमेंट। क्या करेगी सर? इट विल प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगी विथ ऑल इट्स इनकम। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी डॉक्यूमेंट के अंदर सर? इनकम की, आय कितनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और खर्चा कितना है आने वाले 5 सालों में, उसका एक अनुमान। देखो, कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि हमें ना 5 साल में इतना खर्चा लगेगा। अभी 5 साल छोड़ो, मैं अगर आपको ये कह दूं कि आप मुझे एग्जैक्टली बताओ कि 1 महीने में आप कितना पैसा खर्च करोगे, तो सर आप मुझे एक अप्रॉक्स डेटा दे दोगे कि 500 के आसपास खर्च करूंगा या 1000 के आसपास खर्च करूंगा। एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि नहीं सर मैं 502 रुपए ही खर्च करूंगा या 510 रुपए ही खर्च करूंगा, उससे ना 1 रुपए ऊपर खर्च करूंगा ना 1 रुपए नीचे खर्च करूंगा। ठीक है, मुझे बताइए क्या ये एग्जैक्टली बताना पॉसिबल है? No, No, sir. sir. No, sir. राइट सर, ये चीजें एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, तो बेसिकली अप्रॉक्स में बताया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रिपेयर करेगी एक डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या चीजें होंगी सर? इनकम होगा एंड एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, आय होगा और खर्च होगा। कितने साल के लिए, किस टाइम पीरियड के लिए? जल्दी से। 5 years. Next 5 5 years. years. 5 5 ईयर्स years. के लिए। ठीक है, 5 ईयर्स। मुझे बताइए क्या इतना क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर जो Yes, sir. बजट होता है, ठीक है, यानी कि बेसिकली इनकम और एक्सपेंडिचर मिला के आप एक तरीके से कह सकते हो कि सर इतना बजट निकलता है। ठीक है, या जैसे आपने घर में सुना होगा कि इस साल हमारे जो है या इस महीने हमारे घर का बजट उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, या इस साल जो है हमारा बजट उतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि हमने लोन ले रखा है, EMI हमारी जो है पेंडिंग है, एक्सेट्रा चीजें। तो सर बजट बेसिकली क्या है? एक तरीके की अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ मनी कि सर इतना पैसा है। ठीक है, इतना इतना हमें काम करना है, इतना इतना हमने प्लानिंग की है कि सर 10 यूनिवर्सिटी खोलना है, 10 हॉस्पिटल खोलना है, इस स्टेट को इतना पैसा देना है, इस स्टेट को इतना पैसा देना है, इतना सैलरी में जाएगा, एक्सेट्रा। तो इसके आधार पे आप एक बजट टाइप का तैयार करते हो कि ये बजट है, हमें इतना इतना पैसा चाहिए। याद रखना, बजट इज नॉट इक्वल टू मनी। बजट इज इक्वल टू हाउ मच मनी डू यू नीड। कितना पैसा आपको लगेगा उसे बजट कहते हैं। यानी सर 100 रुपए ये आपका बजट नहीं है। आपको 100 रुपए चाहिए किसी काम के लिए, सर दिस इज बजट। मुझे बताना, बजट क्लियर है?
समझ पा रहे हो मोटे मोटे तौर पे अभी के लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. सर सेंट्रल Yes, sir. गवर्नमेंट, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनका बजट दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, दोनों के लिए कॉमन है, ध्यान से देखना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सर इनका बजट बेसिकली दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है सर। एक होता है प्लान्ड बजट, ठीक है, प्लान बजट, ध्यान से देखना। एज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम कि सर इसमें हर एक चीज, जितना भी पैसा आप निकालोगे वो एक प्लान के तहत निकालोगे कि हमें यहाँ पे इतना खर्चा करना है, हमें यहाँ पे इतना खर्चा करना है, ये रहा सर हमारा प्लान और इतना पैसा हमें चाहिए, ठीक है, इतना पैसा बेसिकली हमें चाहिए। इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सर एक होता है आपका नॉन प्लान बजट, ठीक है, एक क्या होता है नॉन प्लान बजट, नॉन प्लान बजट। अब मुझे आप ही लोग बताओगे कि सर व्हाट इज नॉन प्लान बजट, जल्दी से, हाँ जी जल्दी से बताइए, व्हाट इज नॉन प्लान बजट। सेम कंसेप्ट है इसका प्लान बजट की तरह ही, थोड़ा सा दिमाग लगाओ जल्दी से। सर प्लान बजट में चीजें इसमें प्लान होती है और बजट को नॉन प्लान में सर ये चीजें प्लान नहीं होती है, जैसे जैसे बिल्कुल सही, एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही, ठीक है सर। जो नॉन प्लान बजट होता है ये आपका बेस्ड होता है रूटीन के ऊपर। अब अगर आपको मजबूरी में रूटीन में कुछ चेंज करना पड़ गया या आपकी कोई जरूरत आ गई रूटीन में जिसका आपको पहले से पता नहीं था, तो क्या आप वापस से 5 साल इंतजार करोगे कि अब वापस से जो है हम बजट निकालेंगे तब हम इसमें इंक्लूड कर देंगे इस प्लान को? आप कहोगे सर 5 साल तो बड़ा लंबा टाइम है, हो सकता है उसकी जरूरत, सच में उसकी जरूरत हो, उसको उस चीज की इतनी जरूरत हो, ठीक है, उसको उस चीज की उतनी नीड हो कि इमीडिएटली उसको पैसा चाहिए, अगर वो काम नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता है। Sir, like emergency. इमरजेंसी आप कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है। ये यस सर सर। रूटीन आइटम्स में बेसिकली आपका स्पेंड किया जाता है, रूटीन आइटम्स में ये आपका स्पेंड किया जाता है ईयरली, ठीक है, ईयरली, राइट। जबकि जो प्लान्ड बजट होता है ये सर 5 ईयर बेसिस के ऊपर स्पेंड किया जाता है। याद रखना ये सारी चीजें मैं आपको तोड़ तोड़ के इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज कल को आपको स्टेटमेंट रिलेट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न मैंने आपको पहले क्लास के अंदर समझा दिया था। 2025 के अंदर भी देख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले ही आए। कंसेप्ट क्लियर है? आराम से पेपर पूरा चीर फाड़ के हो गया है ना, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आओगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो मुझसे लिख के ले लो, आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, चाहे तो आजमा के देख लो, ठीक है। अगर कंसेप्ट आपका नहीं क्लियर है तो पेपर क्वालिफाई करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। चलिए सर, प्लान बजट और नॉन प्लान बजट के बीच में आपको छोटा सा डिफरेंस था, वो समझ में आया? बताइए। यस सर। हाँ जी, ठीक है सर। प्लान बजट में आप अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करते हो और उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है कि सर हमारी प्रायोरिटी है, सपोज किसी स्टेट की प्रायोरिटी है एजुकेशन, ठीक है, तो सर वो एजुकेशन के लिए अपना पूरा का पूरा दस्तावेज बनाएगा, पूरा का पूरा ड्राफ्ट बनाएगा कि सर हमें यहाँ इतनी यूनिवर्सिटीज खोलनी है, हमें यहाँ के लिए इतना पैसा चाहिए, इतना स्कूल खोलना है, इतने सारे लोगों को सैलरी देनी है, ठीक है। फिर वो सरकार के पास जाएगा, वो उसका एस्टिमेटेड देखेगी कि अच्छा अच्छा इतना इतना खर्चा होगा, ठीक है, इस राज्य को इतना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान में या जो 5 ईयर बेसिस पे आपका प्लान बजट होता है, ठीक है, जो आपका प्लान बजट होता है वो बेसिकली प्रायोरिटीज को फिक्स करके जो आपने प्लान बनाया है, जो आपने तैयारी करी है, जो आपने ड्राफ्ट बनाया है, उसके ऊपर आपको मिलता है, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो प्रायोरिटी फिक्स और प्लान अर्लियर, ठीक है सर। ये 5 ईयर बेसिस होता है। नॉन प्लान बजट, रूटीन आइटम्स,
ईयरली। याद रखना की टर्म क्या है, ईयरली। एक 5 साल का होता है एंड सर एक आपका ईयरली होता है, यानी कि साल भर का होता है। मुझे बताना प्लान बजट या नॉन प्लान बजट, इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? नो नो सर। सर। सर एक Anyone? डाउट No, था sir. सर, एक डाउट था सर। जी जी जल्दी बताइए। सर जो बजट हर साल आता है वो कौन सा बजट है सर? जो बजट हर साल गवर्नमेंट अनाउंस करती है ना सर सेशन में, ओके एवरी ईयर, वो ओके प्लान बजट है या नॉन प्लान बजट है सर? मेरे दोस्त, इसका कंसेप्ट मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन बजट वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है? सर उसका कंसेप्ट मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा बजट वाले टॉपिक के अंदर। फिलहाल के लिए आप मुझे इतना बताइए कि प्लान बजट या नॉन प्लान बजट आपको समझ में आया? सर ये जो प्लान बजट है ये 5 ईयर के लिए होता है क्या सर? जो 5 ईयर प्लानिंग के ऑफ लिए ये कोर्स, पूछ। बिल्कुल सही। ओके सर, ओके सर। ठीक है, ये आपका 5 ईयर बेसिस के ऊपर होता है। देखो, ये कभी भी सर एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, ठीक है? किसी कंट्री को ग्रो करने के लिए कितना पैसा चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना पैसा लेना है। यहाँ पे देखो, मैंने ध्यान से, आप अगर ऑब्जर्व करोगे, मैंने 2 टर्म लिखा है सर, एक इनकम, एक एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम यानी कि आय, एक्सपेंडिचर यानी कि सर आपका खर्च कितना है, आप कंज्यूम कितना कर रहे हैं। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हो कि सर आपका खर्च कितना है। ठीक है भाई? यस सर। हाँ जी, क्लियर है? यस यस सर। सर। प्लान बजट Yes, देखो, sir. वो मोटे मोटे बड़े बड़े सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना है कि इस बार हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये करना है। आने वाले 5 साल में आपने ऐसा सुना होगा ना कि इंडिया का विजन है कि आने वाले 10 साल में उसको अपनी टेक्नोलॉजी इस लेवल पर लेके जाना है। आने वाले 20 साल में सर हम स्पेस में ये कर लेंगे। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपके 5 ईयर प्लान के अंदर आती है कि अच्छा 5-5 साल का प्लान है, इसमें हमें इतना डेवलप करना है, हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो जानी चाहिए, इतनी यूनिवर्सिटी खुल जानी चाहिए, हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी आनी चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ से इंजीनियर्स जो है वो निकलने चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। ये कंट्री के पर्सपेक्टिव से होता है, मोटे मोटे सेक्टर्स के ऊपर ये फोकस करता है, बड़े बड़े सेक्टर्स के ऊपर, कि हमें टर्शरी सेक्टर को कैसे ग्रो करना है, रेलवेज को कैसे ग्रो करना है, एयरलाइन इंडस्ट्री का क्या हाल है, इसके लिए क्या प्लानिंग है। दिस ऑल कम्स अंडर दी प्लान बजट। बाकी बजट के ऊपर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, डिटेल के साथ हम 2 से 2.5 घंटे की क्लास सिर्फ और सिर्फ बजट के ऊपर करेंगे। ठीक है भाई सूबेदार साहब, क्लियर है? सर क्लियर है। हाँ, उसके बाद आपका बजट से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचेगा, उसकी गारंटी मेरी है। फिलहाल मुझे बताइए, कंसेप्ट ऑफ एफवाईपी में जितने पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए, क्या उतना क्लियर है? यस सर। यस सर। एवरीवन, क्या उतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए सर, जो मॉडल है इंडियन इकोनॉमी, क्या है मेरे दोस्त? सर जो मॉडल है इंडियन इकोनॉमी का, मॉडल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ध्यान देना इसको सर, ये 1951 से लेकर बेसिकली जो 5 ईयर प्लान है, ठीक है, या जो मॉडल है इंडियन इकोनॉमी का, सर 1951 से लेकर अभी तक ये इसी के ऊपर बेस्ड। इसको आप मोटा मोटा लिख सकते हो सर 2017। ठीक है, 24 मत पकड़ना, मोटा मोटा आप इसको क्या लिख सकते हो, 2017। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं मेरे दोस्त? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि द मॉडल ऑफ इंडियन इकोनॉमी was premised on the concept of planning based on 5 year plans। ठीक है, यानी आपका जो मॉडल है इंडियन इकोनॉमी का सर, ये किसके ऊपर बेस्ड? ये बेस्ड है मेरे दोस्त एफवाईपी के ऊपर, दैट इज 5 ईयर प्लान के ऊपर। कोई आपसे इसकी ड्यूरेशन पूछे या कल को स्टेटमेंट में आपको इसकी ड्यूरेशन दे दे तो कंफ्यूज मत होना, ड्यूरेशन मैंने आपके सामने लिख दी। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, एवरीवन क्लियर है सभी को? यस Yes, sir. चलिए सर, जो आपकी प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, उसका भी छोटा सा कंसेप्ट देख लो कि जो 5 ईयर प्लान है आपका, ठीक है, जो 5 ईयर प्लान है आपका, दैट इज एफवाईपीस या 5 ईयर प्लान जिसको आप कह सकते हो, ये फॉर्मुलेट किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, ठीक है,
formulated by a particular commission, या इसको आप सिंपल से लिखो, इसमें 3 टर्म्स आते हैं सर, फॉर्मुलेटेड, इम्प्लीमेंटेड and regulated by a commission, सर उस कमीशन का नाम क्या है? सर उसी कमीशन का नाम है प्लानिंग कमीशन। ठीक है, उस कमीशन का नाम क्या है मेरे दोस्त? सर प्लानिंग कमीशन नाम है उसका। इतना नोट कर लिया सभी ने? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. एवरीवन, ये 3 टर्म्स याद रखना सर, फॉर्मुलेटेड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, फॉर्मुलेटेड, इम्प्लीमेंटेड एंड रेगुलेटेड। ठीक है, इसको करने का जो काम करेगा, जो कमीशन इन तीनों चीजों को करेगा, उसी कमीशन का नाम है मेरे दोस्त प्लानिंग कमीशन। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. एवरीवन, प्लानिंग कमीशन हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. बताइए। Yes, sir. यस ठीक है सर, यही प्लानिंग कमीशन को 2015 के अंदर 2015 के अंदर it was replaced by the name of नीति आयोग। नीति आयोग। मुझे बताना क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. 2015 के अंदर बेसिकली इसको रिप्लेस किया गया बाय द नेम ऑफ नीति आयोग। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कब किया गया था मेरे दोस्त ये? 2015। 2015 में सर नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का बेसिकली ये 3 डॉक्यूमेंट्स के अंदर बाहर आई, ध्यान से देखना। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करती है, ध्यान से देखो। मुझे बताना ब्लैक दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, दिख sir. रहा है सभी को? सर Yes, एक sir. इसका होता है 3 ईयर एक्शन एजेंडा। एक्शन एजेंडा क्या होता है मेरे दोस्त? 3 ईयर एक्शन एजेंडा। ठीक है, इतना क्लियर है? दूसरा Yes, पॉइंट sir. लिखो, एक इसका होता है 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी पेपर। मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी। सर एक इसका होता है 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट कि सर आने वाले 15 साल में हमारा टारगेट क्या है। अब मुझे बताओ, आजकल जो आप सुनते हो कि आने वाले 2045 में या 2047 में इंडिया बहुत ज्यादा डिजिटलाइज हो जाए, ठीक है, या हम स्पेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे, हमारे स्पेस सेक्टर्स दुनिया की हर एक एजेंसी को पीछे छोड़ेंगे, हम उस डेवलपमेंट की राह पर जाएं। मुझे बताना ये किस डॉक्यूमेंट के तहत आप सुनते हो? 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। इसे कौन जारी करता है? नीति आयोग। बताइए। नीति आयोग। ठीक है, कौन जारी करता है मेरे दोस्त? नीति आयोग, sir. नीति आयोग। नीति आयोग। फिर आप जो ये चीजें सुनते हो कि आने वाले 3 साल में, आने वाले 4 साल में,
ठीक है, सरकार ये काम करेगी, ठीक है, सोलर पैनल लगवाएगी, या गांव में जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करेगी, गांव के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, जिसपे उसको तुरंत एक्शन करने की जरूरत है कि अगर हमने आज से एक्शन लेना शुरू कर दिया, आज से इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी, तो आने वाले 3-4 सालों में ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। मुझे बताना ये किस डॉक्यूमेंट के तहत होता है? 3 ईयर एक्शन एजेंडा। थर्ड ईयर एक्शन 3 प्लान। ईयर एक्शन थ्री ईयर कि सर हमें यहां पर एक्शन लेना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ये सर जारी होता है आपका 3 ईयर एक्शन एजेंडा के अंदर। 7 ईयर मिड टर्म स्ट्रेटेजी क्या होती है कि सर 3 साल और 15 साल के बीच में जो साल बचेंगे, उसमें हम क्या क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। कि ठीक है, आने वाले 3 साल के बारे में हमने सोच लिया, आने वाले 15 साल के बारे में हमने सोच लिया, लेकिन सर बीच में भी तो कुछ साल बचेंगे जो 3 साल के बाद और 15 साल से पहले आएंगे, जो भी आपके 6-7-8 साल बचते हैं, उसमें सर हमें क्या करना है, क्या डेवलपमेंट करना है, क्या हमारा जो है स्ट्रैटेजी रहेगा, वो किसके तहत आता है? 7 ईयर मीडियम स्ट्रेटेजी। 7 ईयर मीडियम टर्म 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी या मिड टर्म स्ट्रैटेजी आप इसको कह सकते हैं। ये तीनों पॉइंट्स क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर। Yes. यस सर। Yes, एवरीवन, sir. क्या Yes, हर एक sir. बच्चे को ये तीनों पॉइंट क्लियर है? यस Yes, सर। sir. सर चलिए, तो मेरे दोस्त अब हम आ जाते हैं सर कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग के अंदर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे थोड़ा सा इस टॉपिक को चेंज करना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन, हाँ जी, दिख रहा है सभी को? यस सर। इसको थोड़ा सा हम ऊपर की ओर शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए सर, कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, इसमें सबसे पहला कंपोजिशन आपका आता है चेयरपर्सन का। मुझे बताना, कोई भी आपका कमीशन होगा, ठीक है, या कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्या उसका कोई ना कोई हेड होगा? यस सर। यस सर। नीति आयोग में चेयरपर्सन का रोल कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। गुड, ठीक है, चेयरपर्सन ये है आपके प्राइम मिनिस्टर साहब। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है भारत का? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी सर। श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री ठीक है, यानी कि सर आप इनडायरेक्टली हमें ये समझाना चाह रहे हो कि राइट नाउ द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग इज श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, चेयरपर्सन है तो इसके नीचे भी कोई ना कोई होना चाहिए। यस सर। स्कूल में प्रिंसिपल के नीचे कौन होता है? वाइस वाइस चेयरपर्सन। वाइस प्रिंसिपल होता है। तो सर यहाँ पे कंसेप्ट आएगा वाइस चेयरपर्सन का। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन, इस साइन का मतलब समझते हो सब लोग? यस सर। यस सर। जो बच्चा नहीं समझता वो वापस से समझ लो। अगर मैंने किसी भी लेटर के नीचे ये साइन लगाया है, इसका मतलब कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे भी हो। न्यू वर्ड मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. सर ये नॉमिनेट किए जाते हैं। ये क्या किए जाते हैं? नॉमिनेट, यानी चुने जाते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय किसके द्वारा सर? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यस सर। यस सर। मुझे बताना राइट नाउ ये कौन है वाइस चेयरपर्सन? आइडिया है किसी को? नो सर। चलो सर, राइट नाउ ये हैं सुमन सुमन बेरी जी। ठीक है, सुमन बेरी। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद इसमें आता है सर सीईओ। ठीक है, सीईओ के पोस्ट पे कौन होता है? कोई सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर। ठीक है, बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये कोई आईएएस ऑफिसर होते हैं। ठीक है, आईएएस में जब आप पोस्ट पे जाते हो ना, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी,
वाइस सेक्रेटरी या जूनियर सेक्रेटरी, जो भी आप उसको कहते हो। तो सर ये सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होते हैं आपके नीति आयोग के अंदर। अब आप सोचो एक ऑफिसर के पास कितना पावर होता है जो आईएएस होता है, ठीक है। वो उस आयोग का हिस्सा है जो देश के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। अगर वो ऑफिसर उसमें अपने सजेशंस देगा तो क्या ये देश के लिए अच्छी बात है? यस सर। Yes, sir. क्योंकि सर एक जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको एग्जैक्टली पता है कि हमारे देश में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। लेकिन पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्रॉब्लम क्या है सर? अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब मुझे एक बात बताओ, आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है, वो किसके लिए काम करते हैं? कंट्री के लिए। वोट के लिए। किसके लिए काम करते हैं? वोट के लिए। बस, ठीक है। वो काम करते हैं सर वोट के लिए ना। प्राइम मिनिस्टर क्या, होम मिनिस्टर क्या, जितने भी नेता मंत्री हैं सब काम करते हैं किसके लिए सर? वोट के वोट के लिए। लिए, वोट के लिए सर। कुर्सी के लिए, ठीक है। और वोट के लिए और कुर्सी के लिए उन्हें जो करना हो वो कर सकते हैं। वो करने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। फिर चाहे वो काम गलत हो चाहे सही हो, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। याद रखना सेक्रेटरी लेवल जो ऑफिसर इसमें अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर, इनका जो टेन्योर होता है दैट इज फिक्स्ड, फिक्स टेन्योर, ठीक है। राइट नाउ ये कौन है मेरे दोस्त? सर बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना भाई सुब्रमण्यम की। सुब्रमण्यम, हाँ जी, इतना पॉइंट नोट किया सभी ने? यस Yes, सर। sir. सर उसके बाद इसमें आता है गवर्निंग काउंसिल, ठीक है, जो इसकी देख रेख भी करती है, दैट इज नोन एज गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल, लाल कलर देख रहा है ना सभी को? यस सर। वापस इसको ब्लैक कर लेता हूं, डोंट वरी। क्या होता है मेरे दोस्त? गवर्निंग काउंसिल, ठीक है। इसमें कौन आता है मेरे दोस्त? चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स। और बताओ सर, यूनियन टेरिटरी के भी आते हैं। हाँ जी, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. एवरीवन इतना क्लियर है? यस सर। सर इसमें आपका रीजनल काउंसिल भी आता है, क्षेत्रीय काउंसिल जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। रीजनल, रीजनल काउंसिल क्या आता है मेरे दोस्त? रीजनल काउंसिल सर, ठीक है। ये सर जरूरत के बेसिस पे होता है, नीड बेसिस। जब जरूरत होती है तब इस काउंसिल में मेंबर्स आते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके चीफ मिनिस्टर्स हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन हो गए, ये लोग इंक्लूडेड रहते हैं रीजनल काउंसिल के अंदर। सर इसके फुल टाइम मेंबर कितने लोग रहते हैं नीति आयोग के? इस पॉइंट को भी याद रखना, फुल टाइम मेंबर, ठीक है। फुल टाइम मेंबर, सर इसके फुल टाइम मेंबर या जिन्हें आप परमानेंट मेंबर भी कह सकते हो वो होते हैं 5,
इन नंबर्स, ठीक है, वो होते हैं सर 5। क्लियर है इतना? यस सर। ध्यान से देखना सर, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं? ठीक है, नीचे लिख लो भाई, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये सारी चीजें भाई याद करने वाली हैं, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं। कंसेप्ट इतना सा है कि आपको याद रखना है कि चेयरपर्सन कौन होता है, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, सीईओ कौन होता है, गवर्निंग काउंसिल में कितने आते हैं, रीजनल काउंसिल नीड बेसिस पे होती है। सर फुल टाइम मेंबर्स 5 ही होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ये आपके मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4। ये आपसे स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में या किसी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। सर ये कहां से होते हैं? फ्रॉम द काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम द काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड दे आर आल्सो नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ओनली। यानी आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि सर नीति आयोग डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल, ठीक है, यहीं से आप रिलेट करने की कोशिश करो कि सर नीति आयोग प्लान तो बहुत सारे बनाता है, लेकिन फिर भी उसकी इंप्लीमेंटेशन हमें बहुत कम जगह पर क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि सर इसमें ज्यादातर कंट्रोल आपका किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। सर प्राइम मिनिस्टर चुनाव जीत के आते हैं, एंड डेमोक्रेसी, लोकशाही की सबसे ज्यादा खराबी या जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि यहां पर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार आती है। तो सरकार देश के लिए नहीं, जनता के लिए काम करती है, जनता को खुश रखने के लिए काम करती है। मैक्सिमम जनता की प्रॉब्लम क्या है? सर खाना नहीं मिल रहा है, सर जो है हमें ना बिजली नहीं मिल रही। कभी किसी जनता की प्रॉब्लम सुनी कि सर हमें एजुकेशन नहीं मिल रहा है? बताइए, कभी सुना आपने नो सर। नो सर। कि एजुकेशन के लिए आपको कुछ लोग धरना देते हुए मिले? कभी ऐसा सुना है कि सरकार के सामने पूरे देश ने डिमांड रखी है कि नहीं सर हमें प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, 18% जीएसटी, 18% टैक्स जो आपने ठोक के रखा है एजुकेशन पे उसे हटाओ? कभी ऐसा सुना? नो सर। नो सर। जनता को खुश रखने के लिए, जनता भी किस तरीके की है? जो पार्ट टाइम चीजों में खुश हो जाती है। 2 दारू की बोतल, 2 बियर की बोतल, और वो आपको अपना वोट आराम से दे देंगे। तो भाई सरकार भी, चलो क्या ही दिक्कत है ना? जहां जहां चुनाव होने वाला है ले लो, बोतल ले लो, कपड़ा ले लो, मोबाइल ले लो, कुछ ले लो, बांटो, बांटते रहो, बांटो और वोट ले लो, ठीक है, बांटो और वोट ले लो। मैं छोटे लेवल की आपको बात बता रहा हूं। तो अल्टीमेटली सर होता क्या है? सरकार काम करती है जनता के लिए, और सरकार को ये चीज भी अपने दिमाग में फिर बैठानी पड़ती है कि हमें इस कुर्सी पे बने रहना है। अगर हम एक बार इस कुर्सी के ऊपर आ गए, हमें जाना नहीं भाई इस कुर्सी से, हमें सर इस कुर्सी के ऊपर बना रहना है। उसके बाद सरकार अपने हथकंडे अपनाना शुरू करती है, ठीक है, कुछ काम अच्छे करती है और कुछ काम इस तरीके की करती है कि जो पढ़े लिखे लोग उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और ये सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनके पास सच में नॉलेज है, ऑथेंटिक नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज भी 2 तरह की होती है, एक होती है फेक नॉलेज, एक होती है ऑथेंटिक नॉलेज, राइट। तो जिनके पास ऑथेंटिक नॉलेज है उन्हें दिखाई भी पड़ता है कि नहीं यार यहाँ पे काम गलत हो। तो अल्टीमेटली सर नीति आयोग, या जिसको आप प्लानिंग कमीशन कहते हो या जिसको आप थिंक टैंक कहते हो, वो डायरेक्टली उसमें सबसे ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्राइम मिनिस्टर को सर वोट जीतना है, सर चुनाव जीतना है, वापस कुर्सी पे आना है, ठीक है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को या उसकी पार्टी को जो करना है वो करते हैं, ठीक है। यहां तक कि बड़े बड़े रॉयट्स, एक बात आज आप ये भी सुन लो, 2001 के गुजरात रॉयट्स, 1984 के सिख रॉयट्स, काफी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ था उसमें, ठीक है। नहीं तो अगर पुलिस चाह लेना, अगर पुलिस को ये ऑर्डर्स मिल जाए कि रॉयट रुकवा दो, पुलिस के लिए 15 मिनट का काम है किसी भी रॉयट को रुकवाना। लेकिन रॉयट्स होते हैं, लोग मरते हैं, गाड़ियां चलती हैं, सब कुछ होता है,
बिकॉज पुलिस के पास ऑर्डर्स आते नहीं, ऑर्डर्स देने वाले हैं कौन? हमारे मशरूम सब। ऑर्डर देके रुकवा देंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे? हमें जात पात वाला फैक्टर चाहिए सर, हमें रिलीजन वाला फैक्टर चाहिए सर। ठीक है सर, एजुकेशन के ऊपर आप काम नहीं कर रहे, इन्वायरमेंट के ऊपर आपका ध्यान नहीं है सर, टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान कहाँ है? मंदिर बनवा दो जी। भाई जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं वो घंटा बजाएगा जाके वहां पे। नहीं सर, उससे हमें क्या, हमें तो सर कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए भाई, कुर्सी, है ना? कुर्सी दे दो सर जी, उसके लिए मंदिर बनवा दो। एजुकेशन गई तेल लेने, टेक्नोलॉजी हटाओ, होती रहेगी। इन्वायरमेंट से तो हमें कुछ लेना देना है ही नहीं। 2 टाइम का खाना मिलना नहीं मिलना वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, मंदिर बनवा दो सर जी। और उसके बाद ड्रामे चलाओ, उसके बाद आप ड्रामे चलाओ। याद रखना, मैं यहाँ किसी भी सरकार को टारगेट नहीं कर रहा, किसी भी पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा, मैं आपको जनरल बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे देश में एक्चुअली में प्रॉब्लम्स कुछ और है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के ऊपर कभी भी नीतियां बनाई ही नहीं जाती। बनाई जाती है तो या तो उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, या तो उनकी इंप्लीमेंटेशन में इतना देर किया जाता है कि जिनको सच में उसकी जरूरत है वो थक हार के घर पे बैठ जाए। हमारे देश की प्रॉब्लम से यार टेररिज्म नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारे देश में यार आतंकवाद उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर एजुकेशन की है सर, हेल्थ की है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की है सर, इकोसिस्टम की है सर, 2 वक्त की रोटी की है सर, किसान भाइयों की है सर। हमारी ये असली जरूरतें हैं, हमें पहले अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, देश में एक्सटर्नल सिक्योरिटी से ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी की समस्याएं हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग सप्लाई, दिस इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ आवर इंडिया, नॉट द टेररिज्म। इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम बट नॉट द एक्चुअल प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रॉब्लम हमें कभी पर्दे के ऊपर दिखाया नहीं जाता। आज आप मीडिया खोल लो, यहां पे इसने ये कर दिया, वहां पर ये कर दिया, आज हो गई हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, बांग्लादेश कल खत्म, पाकिस्तान बस आज रात में उड़ा देंगे। ये हमारी मीडिया है। पाकिस्तान आया घुटनों पे, इतने हमारे पास हथियार आ गए, ये राफेल आ गया, ये आ गया, वो हो गया। दिस इज आवर मीडिया। विश्व में 163वें नंबर की रैंकिंग है हमारी मीडिया की। ये मीडिया वाले हमें बताएंगे कि देश को क्या करना है। 163 नंबर पे रैंकिंग है हमारे मीडिया की, और ये हमें सिखाते हैं कि देखो देश में ऐसा हो रहा है, आज पाकिस्तान खत्म, आज बांग्लादेश खत्म, वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार, मुस्लिमों पे अत्याचार, ये हो रहा है, हिंदू मुस्लिम एक साथ, इधर लड़ाओ उधर लड़ाओ, 2 लोग बैठ जाएंगे सर। हाँ रुकिए रुकिए, आप बोलिए, बोलिए बोलिए, हाँ चुप हो जाइए, आप बोलिए। यही चलता है भाई। एक्चुअली जो बोलते हैं ना उनको पहले से पैसा मिला रहता है कि देखो ऐसा ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ये रियलिटी है भारत की। इस रियलिटी को आप जितनी जल्दी समझोगे इस पोजीशन में जाने के बाद, मुझे नीति आयोग का तो नहीं पता, या आप जब आर्मी ऑफिसर बनोगे, नेवी ऑफिसर बनोगे, एयरफोर्स ऑफिसर बनोगे, मुझे आप किस पोजीशन पे जाओगे उसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ जहां भी जाना वहां के लोगों को इतना भरोसा दिलाना कि वो आपसे अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी शेयर कर सके। याद रखना, अपनी सोसाइटी के बिना सपोर्ट के आप कोई भी चीज नहीं कर सकते। अगर सोसाइटी का सपोर्ट आपके साथ है, आपको पता है कि सर इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, तभी आप उनका निवारण कर सकते हो। नहीं पता है तो यार फिर गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, गाड़ी से उतर रहे हो, 4 लोग पीछे खड़े हैं, कैमरा स्लो मोशन में करवा के, गाना वाना बजा के पीछे, वो सब बचकानी हरकतें होती हैं। सच में अगर दिल से है कि सर नहीं, यूनिफॉर्म लेके किसी भी फील्ड में जाके अगर हम ऑफिसर बनेंगे तो हमें देश के लिए कुछ करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सोसाइटी। आपको उनके बीच जाकर उनकी प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। बाढ़ में जब आप लोगों के घर पे जाओगे, लोगों से रूबरू जाके मिलोगे, तब आपको समझ में आएगा कि सर एक्चुअल में उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है। हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़ने में बाढ़ के लोगों की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। बड़ी बाढ़ आ गई, हेलीकॉप्टर से ना
उसका क्या कहते हैं, उसको निगरानी करने में कुछ प्रॉब्लम आपके कभी समझ में नहीं आएगी। वो दिखावा होता है। आज मुख्यमंत्री साहब ने किया बाढ़ के क्षेत्र का दौरा, मदद का दिया आश्वासन। अरे उनके बीच जाके देखो ना क्या प्रॉब्लम होती है उनको। हम सर जी प्राइमरी स्कूल बनवाएंगे, प्राइमरी स्कूल में जाके देखो ना वहां के टीचर्स की क्या प्रॉब्लम है, वहां के स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है। सर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर जी वो नहीं, प्राइमरी स्कूल बनवाएंगे। क्या कर लोगे भाई बनवा के? तुम्हें प्रॉब्लम पता ही नहीं है वहां की। जब प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो सोल्यूशन कैसे करोगे, सोल्यूशन कैसे दोगे? सर दिस इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, नॉट द टेररिज्म। याद रखना, भारत भारत है, भारत सीरिया नहीं है। यहाँ पे सर आतंकवाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड आतंकवाद, मैं फिर कहता हूं, टेररिज्म इज नॉट अ पर्सन, टेररिज्म इज अ आइडियोलॉजी दैट कैन ओनली बी डिस्ट्रॉयड बाय द हेल्प ऑफ अ एजुकेशन। इस लेवल की आप एजुकेशन अपने देश में पहुंचा दो कि कल को कोई भी आके हमारे भाई बहन को बहका ना पाए। लेकिन नहीं सर, माइंडसेट लो है। जब माइंडसेट आपका माइंड जो है उसका जो लेवल है वो जब लो है, कोई भी आएगा आपको, सर इतना पैसा दे रहा है हमारे लिए, काम कर दूंगा। आप भी कहोगे ठीक है यार, जहां कुछ नहीं मिल रहा है, चलो कुछ पैसा ही मिल रहा है यहाँ पे, कर लेते हैं काम, पेट भर जाएगा, 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। पहले आंतरिक मामलों पे काम करने की आवश्यकता है, पहले आंतरिक मामलों पे समझने की जरूरत है। उसके बाद लड़ लेना सर, उसके बाद बाउंड्री बढ़ा लो, टेररिज्म कर लो, है ना, उससे लड़ाई कर लो, विश्व गुरु बन जाओ, सब ठीक है, लेकिन पहले यार उस लायक काम तो कर लो भाई। एजुकेशन सुधार लो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार लो, फैसिलिटीज कुछ अपनी इंप्रूव कर लो, थोड़ा टेक्नोलॉजी के सेक्टर में प्रमोट कर लो, इकोसिस्टम बना दो कि सच में फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर आना पसंद करे। हर एक स्टेट के ऊपर ध्यान दो सर। ऐसा नहीं कि आपने दिल्ली बना दिया, बेंगलुरु बना दिया, बस हो गया। मणिपुर को भी कोशिश करो कि बेंगलुरु जैसा बनाया जाए। ठीक है, बेंगलुरु जैसा नहीं बना सकते, उसके आसपास तो लेके आओ। कुछ तो वहां की भी आपको ज्योग्राफिकल बेनिफिट मिलेगा, कुछ नेचुरल बेनिफिट आपको वहां से मिलेगा, कुछ आप लगा सकते हो। लेकिन नहीं सर, क्यों? वोट उस एरिया से कम आता है ना। ठीक है, ये सब वोट बैंक की राजनीति, जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना सही रहेगा। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के बाद यहां पर लिख लो सर 2 चीजें, 2 पॉइंट मैं आपको और लिखवा रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पे लिखिए पार्ट टाइम मेंबर्स। पार्ट टाइम मेंबर्स, मैं MEM लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, प्लीज समझ जाना। ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर्स एंड स्पेशल इनवाइटीज। स्पेशल इनवाइटीज वो होते हैं जिन्हें बेसिकली इनवाइट किया जाता है। वो आपके कोई भी हो सकता है, लाइक कोई एक्सपर्ट हो गया, कोई स्पेशलिस्ट हो गया, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर डोमेन में, सपोज कोई एग्रीकल्चर में अगर डिप्लॉय किया गया, या एग्रीकल्चर में किसी को इनवाइट भेजा गया कि आप आइए और आप अपने प्लान सजेस्ट करिए। ही मस्ट बी एक्सपर्ट related to agriculture, related to his field, related to his knowledge, portion of knowledge। ठीक है, तो कुछ स्पेशल इनवाइटीज होते हैं बाय, हमेशा की तरह भाई, प्राइम मिनिस्टर, बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? यस सर। सर पार्ट टाइम Yes. मेंबर्स, Yes, sir. ये आपके मैक्सिमम 2 ही हो सकते, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन से आते हैं सर, किसी भी रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन से इन्हें बुलाया जाता है। रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। किसी बच्चे ने कंप्लेन करी थी कि सर ब्लैक कलर उतना रात में दिखता नहीं है, तो मैं इसको लाल से लिख दे रहा हूँ, रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस। सर तो यहाँ पर फाइनली आपका कंप्लीट हो गया है कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। मुझे बताना, कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर। हाँ जी, क्या हर एक sir. बच्चे को इतना क्लियर है? यस Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. तो
मेरे Yes, दोस्त sir. फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान, इसके ऊपर मुझे 30 से 35 मिनट टाइम लगेगा, तो ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कल की क्लास में जो इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल के साथ कल की क्लास में बता दूंगा। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, देखो, sir. 5 ईयर प्लान आपको पढ़ना कैसे है, जहां से क्वेश्चन आता है। सर, पहला 5 ईयर प्लान, उसका टाइम पीरियड क्या, किस मॉडल के ऊपर वो बेस्ड था, और उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, और सर कितनी एक्सपेक्टेड आपकी ग्रोथ रेट थी, और एक्चुअल में कितनी हुई। इतनी चीजें आपका पूछा जाता है या पूछा जा सकता है फ्रॉम दी 5 ईयर प्लान। इसका मैं एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना दूंगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और उसी फ्लो चार्ट के थ्रू कल की क्लास में मैं आपको एक एक चीज डिटेल के साथ समझा दूंगा, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन या फिर नीति आयोग आपका, अलॉन्ग विद द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, ये कल की क्लास में इसको हम खत्म करेंगे। मैं इसी स्लाइड के ऊपर से कंटिन्यू करूंगा, इसमें कुछ और स्लाइड्स ऐड कर लूंगा और यहीं से कंटिन्यू करूंगा। क्लियर है भाई इतना सभी को? हाँ जी, Yes, Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. इतना सभी सर बच्चों को क्लियर है? Yes. जी, यस सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा तो सर, ये 5 ईयर प्लान का जो टॉपिक बताए थे, क्या क्या, टाइम पीरियड, मॉडल बेस्ड, ग्रोथ रेट और देखो, सेक्शन नंबर 1, टाइम पीरियड एंड प्लान नंबर, लाइक सर फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, इसका टाइम पीरियड। सर किस मॉडल के ऊपर ये बेस्ड, जैसे आपके कई सारे इसमें मॉडल है, हारो डॉमर मॉडल है, इनपुट आउटपुट मॉडल है, सी रंगराजन मॉडल है, एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट मॉडल है, एक को आपका म्यूलर मॉडल करके आता है, ठीक है, महालनोबिस सर का एक मॉडल आता है, चक्रवर्ती सर का एक मॉडल आता है। तो कई सारे इसमें मॉडल्स हैं, किस मॉडल के ऊपर वो बेस्ड था, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कि सर इसमें क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड थी, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स। ग्रोथ रेट, उसमें आप दो सेक्शन बनाओगे, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, कि सर कितना ज्यादा एक्सपेक्ट किया गया था एंड एक्चुअल कितनी ग्रोथ रेट हुई उस 5 ईयर प्लान से। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा 5 ईयर प्लान के ऊपर से। क्लियर है सभी को? yes, sir. बताइए एवरीवन, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नीति आयोग का भाई फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर किस चीज के लिए सर? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, सर। क्या एक एक कंसेप्ट जो मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाया वो हर एक बच्चे को क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. यस यस सर। सर। चलिए, बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं, लाइक एक बच्चे का बजट से रिलेटेड डाउट था, जब मैं आपको बजट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। 15 तारीख 15 दिसंबर आपकी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी, ठीक है, एंड 25 क्रिसमस, ओके, 25, 26 या 27 से पहले पहले आपका केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास सर बचेगा फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायोलॉजी हम साथ में करी रहे, ठीक है। पॉलिटी मेरे दोस्त हम करेंगे आफ्टर 20 जैन। 20 जैन के बाद हम पॉलिटी करेंगे। पॉलिटी में मुझे कम से कम 20 to 25 क्लासेस चाहिए, अगर डिटेल के साथ आप करना चाहते हो तो। पॉलिटी की मैराथन में आप करना चाहते हो तो 3 मैराथन लगेगी, पूरी की पूरी पॉलिटी खत्म, ठीक है। वो मैं एग्जाम ओरिएंटेटेड पढ़ाऊंगा, अगर मैराथन आप करना चाहते हो। डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हो तो 20 से 25 क्लासेस लगेंगी, ठीक है। हाँ जी, आज की क्लास में मजा आया? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. एनीवन, एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. नो सर। आवाज नहीं आ रही भाई, कितने बच्चे हो क्लास में? 12. अजय, अवंतिका, गौरव, कौशल, नरेंद्र, प्रीति, सार्थक, सिद्धांत, सोनिया, गोपेश, एनी डाउट्स? नो सर। No, sir. Sir. नो सर। क्लियर है सब कुछ? यस Yes, सर। Yes, sir. Yes, sir. मैं sir. फिर कह रहा हूँ, एनडीए बैच एंड सीडीएस बैच। सीडीएस बैच में 2 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4,
एनडीए बैच में मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। एनडीए 2 2024 का पेपर उठा के देख लेना, 2 क्वेश्चन पूछा गया है 5 ईयर प्लान के ऊपर से, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया 5 ईयर प्लान के ऊपर से। एंड अगर एग्जामिनेशन को साइड कर दो तो आपके लिए ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर एक्चुअल में हमारी कंट्री के ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज अभी तक क्या क्या रहे, क्या क्या होने चाहिए थे और क्या क्या रहे हैं, क्यों सर वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट हमें नहीं मिल पाई, ठीक है। ये सारी चीजें समझ लेना। जो एक्स्ट्रा ज्ञान मैंने आपको दिया आई होप वो भी आपको क्लियर होगा। कोई भी किसी भी डिबेट में जाओ, बोल देना सर हमारी कंट्री की रियल प्रॉब्लम टेररिज्म नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। यार आप बांग्लादेश में, आप बांग्लादेश आपका पड़ोसी, मैं मानता हूं चलो बांग्लादेश में हो गया था पहले, उसको क्रिटिसाइज करना जरूरी है। आप अगर अपने पड़ोसी को क्रिटिसाइज करोगे तो आपका दुश्मन आपके पड़ोसी से समझौता करके आपके ऊपर मामला बना सकता है। हम वही काम कर रहे हैं, बांग्लादेश को कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि चाइना की वहां पे इन्वॉल्वमेंट। बांग्लादेश क्या सोच रहा है, इंडिया हमारा कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज कर रहा है चाइना, और ये मेरा बच्चा बाबू तुमको चोट लग गया कोई बात नहीं, हम साथ में खड़े ना, कोई आने दो अभी हम बताते हैं उसको। ठीक है, चाइना अच्छा है, ये अच्छा पापा है, चाइना आ जाओ। और चाइना यही चाहता है कि वो किसी भी तरीके से बांग्लादेश में अच्छे तरीके से इंटरफेयर करे। चिटगांव में आ गया है वो, कॉक्स बाजार में आ गया है वो, ठीक है। इस चीज को समझो, आप जितना क्रिटिसाइज करोगे आने वाले टाइम में आपके लिए उतनी दिक्कत है। Criticizing Bangladesh is not the solution of any problem, especially of the current situation of Bangladesh. ठीक है, इन सारी चीजों पे थोड़ा सा आप सोचा करो, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश किया करो, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, जीएस के पर्सपेक्टिव से, साइंस के पर्सपेक्टिव से आपका दिमाग खुल जाएगा। एक बार वो हो गया, फिर एग्जाम क्लियर करना एंड जॉब लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए तो फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, टेक केयर एंड एट लास्ट आई विल से जिंदगी में मजे करो, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। टेस्ट भेज दूंगा मैं आपके पास, एक छोटा सा टेस्ट है 30 क्वेश्चंस, रात 12 बजे तक खुला रहेगा, आराम से अटेम्प्ट करना। 30 मार्क्स, अगर आपको 12 प्लस या 15 प्लस मिलते हैं तो अपने आप को अच्छी कैटेगरी में डाल लेना कि यस सर मैंने सच में पढ़ाई करी, ठीक है। चलिए, जय हिंद। जय हिंद। Yes, sir. जय Yes, हिंद। sir.